नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, आज बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसका आज 13वां दिन है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 13। तो इसको भी पिछली एक से लेकर के 12 प्रैक्टिस सेट की तरह हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नोटबुक पेन अपने साथ में ले लीजिए। और जो भी दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर, उनसे आग्रह है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के खाली स्थान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो भारतीय संविधान सभा के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था दोस्तों। हुआ क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, क्लीमेंट एटली, उन्होंने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्रियों की 3 सदस्यीय समिति, जिसमें कि 3 सदस्य थे, उसको भारत भेजा था। उसमें जो 3 सदस्य थे दोस्तों, वो थे स्टोफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे। तो इसी को जो है दोस्तों कैबिनेट मिशन कहा गया। और ये जो है भारत में आया 24 मार्च 1946 को। ये डेट भी आप ध्यान में रखेंगे। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आता है और आते ही जो है यह अंतरिम सरकार की स्थापना करता है और इसी की सहायता से जो है भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 की अगर बात करें दोस्तों, तो नए राज्यों का गठन, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन आदि जो है ये अनुच्छेद 3 में दिया गया है। अनुच्छेद 1 जो है दोस्तों, इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दिया गया है। अनुच्छेद 2 में है संसद विधि के द्वारा संघ में नए राज्य का प्रवेश या फिर स्थापना कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 2 में दिया गया है। अनुच्छेद 10 में दोस्तों नागरिकता के अधिकारों का बना रहना है, ये दिया गया है। ठीक है, तो बाकी पॉइंट्स को भी आप कवर करते हुए चलेंगे अच्छे से। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? तो इसको दोस्तों कहा जाता है बजट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को दोस्तों बजट कहा जाता है। सामान्यतः बजट जो है राजस्व के आय और उसके व्यय की सूची को कहते हैं, एक लिस्ट बनता है, इसी को जो है बजट कहा जाता है। 7 अप्रैल 1860 का ये दिन आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। 7 अप्रैल 1860। 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री थे जेम्स विल्सन, इन्होंने पेश किया था। स्वतंत्रता के बाद जो है देश का पहला बजट पेश हुआ था आर के शनमुखम शेट्टी के द्वारा। आर के शनमुखम शेट्टी इनका नाम था और इन्होंने जो बजट पेश किया था वो पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसके पास है? तो ये वैधानिक सत्ता का अधिकार दोस्तों भारतीय संविधान में जो होता है ये होता है हमारे संसद को। संसद का निर्माण आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो संसद का निर्माण जो है 3 चीजों से होता है। संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा, इन 3 चीजों से मिलकर जो है संसद का निर्माण होता है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किसको उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है?
तो ये है दोस्तों प्रधानमंत्री। महाभियोग का प्रक्रिया जो है दोस्तों, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रक्रिया होता है, और इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था। तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है यह 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। और दोस्तों, भारत का जो उच्चतम न्यायालय है इसको भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है, और इसके बारे में जो संविधान में प्रावधान दिया गया है ये 124 से 147 तक वर्णित है, जिसमें वर्णित नियम उच्चतम न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्रों के बारे में बताता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो नागालैंड की राजकीय भाषा दोस्तों अंग्रेजी है। नागालैंड के बारे में आप ध्यान में रखेंगे कि नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड जो है दोस्तों भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है, ठीक है, और इसकी राजधानी जो है कोहिमा है। नागालैंड की स्थापना जो है 1963 में होती है, 1963 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना होती है, और यह 16वें राज्य के रूप में जो है भारत में अस्तित्व में आता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और एक बात आप ध्यान में रखेंगे स्पेशल है, 2011 की जो जनगणना हुई थी, 2011 की जनगणना, इसमें नागालैंड ही एक ऐसा राज्य रहा जहां पर जनसंख्या की वृद्धि की दर जो है ऋणात्मक रही थी, नेगेटिव रही थी दोस्तों, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय राज्य ने मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया है? तो मलखंभ को अपना राजकीय खेल घोषित किया है दोस्तों मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश राज्य 2013 में मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया था। बात करें दोस्तों हरियाणा की, तो हरियाणा का जो राजकीय खेल है यह है कुश्ती। उत्तराखंड का राजकीय खेल है दोस्तों फुटबॉल, और उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी, ठीक है। तो ये सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोट को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है दोस्तों सौर प्रज्वाल। कभी कभी क्या होता है कि प्रकाश मंडल से, फोटोस्फीयर को दोस्तों प्रकाश मंडल कहते हैं हिंदी में, तो प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है। इसी को दोस्तों सौर प्रज्वाल या सौर ज्वाला कहते हैं। और जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करने लगता है, ठीक है दोस्तों, जिसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव ऊपर होता है, दक्षिणी ध्रुव नीचे होता है दोस्तों। तो उत्तरी ध्रुव पर इसको कहा जाता है अरोरा बोरियलिस, और दक्षिणी ध्रुव पर इसको कहा जाता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। तो सौर ज्वाला जहां से निकलती है वहां काला काला धब्बा दिखाई पड़ता है सूर्य के अंदर दोस्तों। तो उसको जो है सौर कलंक कहा जाता है। सौर कलंक को सन स्पॉट्स भी कहते हैं। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? तो पृथ्वी का जो बाह्यतम हिस्सा है इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। तो क्रस्ट, जिसको कि हम लोग दोस्तों सियाल भी कहते हैं, यह जो बना होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना हुआ होता है। सियाल में ही छिपा हुआ है दोस्तों सियाल। तो ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना हुआ होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसकी जो मोटाई होती है दोस्तों, ये मोटाई भूमि पर और समुद्र में अलग अलग होती है। भूमि पर इसकी मोटाई जो होती है जहाँ 30 किलोमीटर होती है, वहीं समुद्र में अगर बात करें तो इसकी मोटाई मात्र 5 किलोमीटर होती है, ठीक है दोस्तों। और क्रस्ट को दो भागों में बांटा जाता है, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। तो ये आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। और ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच जो घनत्व की असमानता होती है इसको कोनराड असंबद्धता कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग माउंट सेंट हेलेना द्वीप जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और यह जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू के नाम से संबोधित किया जाता है? तो इसको दरिया ए सिंधु कहा जाता है दोस्तों पाकिस्तान में। तो बड़ा ही उर्दू लफ्ज जानते ही हैं आप, और दरिया ए सिंधु के नाम से जाना जाता है। मुगल ए आजम, दरिया ए सिंधु, कुछ इस टाइप का होता है। तो यह नदी जो है चीन, भारत और पाकिस्तान से बहते हुए बहती है दोस्तों, पाकिस्तान से होते हुए बहती है। और यह पाकिस्तान की जो है सबसे लंबी नदी है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी जो है यही सिंधु नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो हम्बन टोटा बंदरगाह दोस्तों श्रीलंका में है। और यह जो है श्रीलंका का है, एक मतलब प्रमुख समुद्री बंदरगाह है। श्रीलंका सरकार द्वारा हम्बन टोटा बंदरगाह को 99 वर्ष के पट्टे पर चीन को सौंप दिया गया है। इसका न्यूज़ बराबर आप देखते होंगे। तो 99 वर्ष के लिए जो है पट्टे पर चीन को सौंप दिया है, जिसे हम्बन टोटा चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड में शामिल हो गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित है दोस्तों मेघालय में। खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियां हैं, ये मेघालय में स्थित है। यहाँ मूल रूप से खासी, जयंतिया और गारो जनजाति के लोग रहते हैं दोस्तों। इन्हीं जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम पड़ा है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, खासी, गारो, जयंतिया जो है किसके नाम पर रखा गया है? तो यहाँ की जनजाति के नाम पर ही इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये पहाड़ियां जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, जो राजमहल गारो गैप के द्वारा अलग होता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है? तो ये है दोस्तों वूलर झील। वूलर झील जो है दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। और यह जो है जम्मू कश्मीर राज्य के बांडीपोरा जिले में स्थित है। ठीक, ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। नदी का नाम भी आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो चंबल नदी पर स्थित है। और यह जो है महत्वाकांक्षी बहुउद्देशीय चंबल नदी घाटी परियोजना का पहला और प्रमुख बांध है। चंबल नदी परियोजना के अंतर्गत राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर तथा कोटा बैराज जो है ये बांध का निर्माण हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत में जो है श्वेत क्रांति का जनक हम लोग वर्गीज कुरियन को मानते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 1970 में। ईस्वी आप ध्यान में रखेंगे, 1970 में हुई। इसके परिणाम स्वरूप जो है दोस्तों वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। 1 जून को हम लोग दूध दिवस मनाते हैं दोस्तों। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। और ये जो मनाया जाना आरंभ हुआ था, ये FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2001 से मनाया जाना स्टार्ट हुआ है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? तो सिटी ऑफ जॉय दोस्तों हम लोग कहते हैं कोलकाता को। कोलकाता जो है दोस्तों हुगली नदी के किनारे है, इसके बारे में आप ये बात ध्यान में रखेंगे। और इसको सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना ही जाता है। अपनी उत्तम अवस्थिति के कारण कोलकाता को
पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी है? तो मगध साम्राज्य की राजधानी है दोस्तों राजगीर, या राजगृह भी बोलते हैं इसको। तो आपके लिए मैं यहाँ छोटा सा टिप्स देना चाहूंगा। आपके पास जो भी आप जनरल नॉलेज की बुक फॉलो करते हैं दोस्तों, चाहे वह लूसेंट हो, क्राउन हो, या फिर घटना चक्र का हो, या जो भी हो, उसमें से आप 16 महाजनपदों का जो जो भी राजधानी है, अंग है, कौशल है, मगध है, सारे की राजधानी आप याद कर लीजिएगा। आपको ये जो है 1 नंबर दिला सकता है एग्जाम में। तो ये टिप्स आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो बात करते हैं फिलहाल मगध की। तो मगध जो है प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था दोस्तों। इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह या राजगीर या गृहव्रज थी दोस्तों। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो गई। कुछ समय बाद बीतने पे इसकी राजधानी पाटलिपुत्र शिफ्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं दोस्तों ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, अशोक के प्राप्त प्राचीन अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। और अभी तक अशोक के कुल 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं दोस्तों। बात करें इसकी तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक एक व्यक्ति होता है, या विद्वान कहें इसको। इस विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी 1837 में। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे अशोक के शिलालेख में। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा का जो अभिलेख है इसका खरोष्ठी लिपि में है, और तक्षशिला और लघमान का अभिलेख जो अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है, ये अभिलेख जो है अरमाइक और ग्रीक लिपि में भी है। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ ब्राह्मी में ही है, तो अलग अलग स्थान पर ये मिला है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो चोल वंश के अंतिम शासक थे राजेंद्र चोल तृतीय। चोल वंश का अंतिम शासक अधिराज जो था, ये राजेंद्र चोल तृतीय था। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे। और चोल वंश की स्थापना जो है, चोल वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी, और इसकी स्थापना 850 ईस्वी में होती है, चोल वंश की स्थापना। और इसकी राजधानी की बात करें दोस्तों, तो राजधानी इसकी थी तंजौर। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें से जो दोस्तों सुमेलित युग्म होगा, ये होगा तिजारा का मंदिर राजस्थान। ठीक है, बाकी के ऑप्शन में दिया है खजुराहो का मंदिर आंध्र प्रदेश, लेकिन होता है दोस्तों कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ये ध्यान में रखेंगे, खजुराहो का मंदिर जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में है। वेंकटेश मंदिर दिया गया है दोस्तों ओडिशा में, जो कि ओडिशा में नहीं होगा, ये होगा आंध्र प्रदेश में। लिंगराज मंदिर दिया गया है दोस्तों मध्य प्रदेश, जो कि बिल्कुल गलत है। लिंगराज मंदिर जो है दोस्तों ओडिशा में है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि खाली स्थान यानी कि किसने फतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया है? तो ये रिकॉर्ड दिया है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। फतुहत ए फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 ईस्वी में, 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक दोस्तों अपना कार्यकाल संभालते हैं, कि प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण जो है दिया गया है फतुहात ए फिरोज शाही में। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, खानवा का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध दोस्तों जो लड़ा गया था, ये लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच।
तो खानवा का युद्ध जो है दोस्तों बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था 1527 ईस्वी में। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट के द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था दोस्तों सम्राट अकबर के द्वारा। आगरा का लाल किला मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जो है 1565 से लेकर के 1575 ईस्वी के मध्य बनवाया गया था दोस्तों। और यह किला मूलतः ईंटों के द्वारा बनाया गया है, जिसे बाद में लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया। एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया था। ठीक है, ये आगरा का लाल किला है जिसको अकबर ने बनाया है, लेकिन अगर बात हो दिल्ली के लाल किले के निर्माण की तो उसको शाहजहां ने बनवाया है। आप गलत मत कराइएगा दोस्तों। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्ययुगीन काल में शर्की राजाओं ने अटाला मस्जिद को कहाँ में बनवाया था? तो ये बनाया था दोस्तों जौनपुर में। जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है दोस्तों। यह शर्की राजाओं की राजधानी भी रही है। तो अटाला मस्जिद जो है यह जौनपुर में ही स्थित एक प्रसिद्ध मस्जिद है, और इस मस्जिद का निर्माण जो है इब्राहिम शाह ने कराया था 1408 ईस्वी में। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? तो ये थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक प्रखर राष्ट्रवादी और गर्मपंथी आंदोलनकारी के रूप में प्रसिद्ध थे दोस्तों। साथ ही साथ उन्होंने एक पत्रकार और साहित्यकार के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। बात करें दोस्तों इनके पत्र केसरी की, तो केसरी है जो दोस्तों, केसरी जो है मराठी भाषा का पत्र है। ये आप ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। केसरी मराठी भाषा में है, और एक और है इसका इनका पुस्तक मराठा। मराठा जो है दोस्तों ये है अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। केसरी किस भाषा में है? मराठी में, और मराठा जो है अंग्रेजी में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों जेबी कृपलानी। बात करें बाकी ऑप्शंस की दोस्तों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, कराची की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये 1929 में लाहौर वाला, और 1936 का लखनऊ वाला। लाहौर लखनऊ दोनों एल से ही है दोस्तों। और 1937 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिर्फ एक 1934 वाले में थे। 1934 का बम्बई, उस समय बम्बई था, अभी मुंबई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया था? तो ये किया था दोस्तों 1918 में। चंपारण का किसान आंदोलन 1917 में किया था, चंपारण वाला। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद खेड़ा गुजरात में पड़ता है, जिसका 1918 में किया था। यह एक किसान आंदोलन था। 1918 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण गुजरात के खेड़ा जिले में पूरा फसल बर्बाद हो गया था। लेकिन सरकार जो है भू राजस्व जो लेती थी उसको माफ करने से इनकार कर दिया, और किसानों से मालगुजारी वसूल करने का प्रक्रिया जो है जारी रखा गया। तो इसके परिणाम स्वरूप जो है गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर किसानों का समर्थन किया, और किसान को राजस्व अदा न करने के लिए और सरकार के दमनकारी कानून के खिलाफ जो है संघर्ष करने का सलाह दिया। तो यह संघर्ष जो है जून 2000 बोल रहा हूँ, जून 1918 ईस्वी तक चला, और अंततः सरकार जो है किसानों के मांग को मान लिया। इसी को खेड़ा आंदोलन के नाम से जानते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है,
अगला प्रश्न है दोस्तों, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो ये चेरी जो कहा था, अवध साम्राज्य को कहा था दोस्तों। तो 1851 की बात है, 1851 की। लॉर्ड डलहौजी ने अवध साम्राज्य को चेरी नाम से वर्णित किया और डलहौजी कहता था कि ऐसा कि यह राज्य वह चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। और ठीक 5 साल बाद 1856 में ऐसा करके दिखा दिया इन लोगों ने। और अवध पे क्या किया कि कुशासन का आरोप लगा दिया और उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। एक बात ध्यान में रखिएगा कि उस समय अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह था दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? तो दहेज प्रतिषेध का अधिनियम लागू किया गया था हमारा दोस्तों, ये किया गया था 1961 में, 1961 में, ठीक है। दहेज लेना देना जो है कानूनी जुर्म बन गया। इसका सजा तय किया गया 5 वर्ष का जेल, 5 वर्ष का कैद और 15,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान इसमें किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो अर्थशास्त्र में दोस्तों एनडीपी का पूर्ण रूप होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त परिभाषिक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो बजट की घोषणा के लिए दोस्तों उपयुक्त शब्द है वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट का जो शाब्दिक अर्थ होता है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है बजट, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट धन के आय और उसके व्यय की सूची को कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट प्रथम वित्त मंत्री जो है आर के शनमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था, जो कि 26 नवंबर 1947 को पेश किया था दोस्तों। 26 नवंबर 1947, ये तिथि आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला बजट हमारा इसी में पेश होता है। और अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन से वित्त मंत्री हैं जो कि सर्वाधिक बार बजट पेश कर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखिएगा मोरारजी देसाई हैं वो वित्त मंत्री, जो अब तक 10 बार बजट पेश कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। और बजट की घोषणा के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय बांस मिशन किस मंत्रालय की प्रायोजित योजना है? तो ये है दोस्तों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस किसके द्वारा विनियमित है? तो राष्ट्रीय पेंशन योजना जो है दोस्तों ये पीएफआरडीए के द्वारा नियमित है। इसका फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो इसका फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यही जो है राष्ट्रीय पेंशन योजना को विनियमित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमृत का फुल फॉर्म क्या है? अमृत का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होता है अटल मिशन फॉर रेजुनवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी शुरुआत जो होती है दोस्तों जून 2015 में की गई थी, जून 2015, ये ध्यान में रखेंगे आप। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था शहरों में मजबूत सीवेज, जल व पानी की आपूर्ति अवसंरचना का निर्माण करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, साथी परियोजना 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों शिक्षा से। 7E का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन। इसका उद्देश्य होता है प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शिक्षा को लक्ष्य संचालित अभ्यास के माध्यम से बदलना।
और इस परियोजना के लिए 3 राज्य झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा को चुना गया था। यह परियोजना 30 महीने की परियोजना थी दोस्तों, और यह परियोजना नीति आयोग और 3 राज्यों ने मिलकर 2017 में शुरू किया था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्पाउ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्पाउ नृत्य जो है दोस्तों, ये संबंधित है लद्दाख से। स्पाउ नृत्य का संबंध लद्दाख से है, ये आपको ध्यान में रखना है। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, और लद्दाख को जो है अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों मणिपुर राज्य से। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? तो ये जो जीवनी है दोस्तों, ये है आर्थर एश की। डेज ऑफ ग्रेस जो है आर्थर एश की जीवनी है, ये आप ध्यान में रखिएगा। आर्थर एश जो थे दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस के सर्वोच्च स्तर पर खेलने वाले प्रथम अफ्रीकी अमेरिकन खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 25 जनवरी को। ठीक है, तो 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। बात करें 26 जनवरी को, तो इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, और 21 जनवरी को दोस्तों मेघालय स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस वर्ष में ए आर रहमान ने 2 ऑस्कर जीते? तो ए आर रहमान ने 2 ऑस्कर 2009 में जीते थे दोस्तों। संगीतकार हैं ए आर रहमान, इनका पूरा नाम अल्लाह राखा रहमान है। उन्होंने स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए वर्ष 2009 में 2 ऑस्कर पुरस्कार जीता था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है दोस्तों जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है ये, और यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। वर्ष 2002 में इसरो के पूर्व प्रबंधक और वैज्ञानिक सतीश धवन के मरणोपरांत उनके सम्मान में इसका नाम रखा गया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, एलसीडी एक मूल रूप प्रकार का मॉनिटर है। एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो एलसीडी का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों, ये होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यह एक पतला समतल इलेक्ट्रॉनिक दृश्य डिस्प्ले होता है जिसमें लिक्विड क्रिस्टल होते हैं। ठीक है। एलसीडी का प्रयोग दोस्तों कैलकुलेटर, घड़ी, डिजिटल कैमरा, नोटबुक, कंप्यूटर, ये सब में किया जाता है। अगला प्रश्न है, हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है दोस्तों फेसबुक ने। हैक एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसको फेसबुक ने विकसित किया है। अगला प्रश्न है, एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो ये होते हैं 32 बिट्स। आईपी का फुल फॉर्म आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में टीसीपी का पूरा रूप क्या होता है? तो इंटरनेट में टीसीपी का पूरा रूप होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? तो भौतिक मात्रा जर्क की इकाई जो है दोस्तों, ये है मीटर प्रति सेकंड घन। जर्क जो है दोस्तों, यह त्वरण के परिवर्तन का दर है। यह एक सदिश राशि होता है। सामान्यतः इसको छोटी जे से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल जे से, और इसका मात्रक जो होता है यह मीटर प्रति सेकंड क्यूब होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड घन। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है?
तो गैल्वेनोमीटर को दोस्तों श्रेणी में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़ेंगे तो ये जो है वोल्टमीटर में परिवर्तित हो जाएगा। दोस्तों जड़त्व या जड़ता क्या है? तो जड़त्व जो है दोस्तों वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति, इसको जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व जो है दोस्तों यह किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह किसी निकाय द्वारा लगाए गए बल के कारण अपनी वर्तमान स्थिति में होने वाला परिवर्तन का विरोध करता है। वस्तुओं की इस प्रवृत्ति का नाम जड़त्व या जड़ता गैलीलियो द्वारा दिया गया है। वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा वस्तु में जड़त्व अर्थात वर्तमान स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति या क्षमता उतनी ही अधिक होगी। यानी कि द्रव्यमान अधिक तो जड़त्व अधिक, द्रव्यमान कम तो जड़त्व कम। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता है? तो सूर्य जो है पृथ्वी को विकिरण के माध्यम के द्वारा ऊष्मा देता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण प्रदर्शित होता है? तो ये होता है दोस्तों समतल दर्पण में। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर जो होता है, इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूर पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई होती है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। समतल दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण प्रदर्शित होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किसने कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते समय 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो ये थे जेम्स चैडविक। इसने न्यूट्रॉन की खोज की थी दोस्तों। परमाणु का 3 मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा अधिक होता है, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा कि उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन से न्यूट्रल याद रखिएगा, इसमें ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। और न्यूट्रॉन की खोज जो है दोस्तों 1932 में की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं जो हैं। तो जंग लगने के लिए 3 घटक चाहिए, लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता। ठीक है दोस्तों, तो जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3। ये आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो Fe2O3 की ही एक परत जम जाती है जो कि भूरे रंग की होती है, इसको आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, जिससे लोहे की बनी वस्तु का क्षय होता है। इसी को लोहे पर जंग लगना कहते हैं और इसके लिए जो है लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता 3 चीज की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, समूह में नीचे बढ़ने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश क्यों घटता है? तो इसका जवाब है दोस्तों, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर होते हैं। ठीक है, इसके कारण जो है ये प्रभाव घटता हुआ प्रतीत होता है। आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ने पर तत्वों के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, परंतु कक्षाओं की संख्या बढ़ने के कारण बाहरी इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी भी बढ़ती जाती है। फलस्वरूप जो है बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है दोस्तों ये घट जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राफीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ग्राफीन के बारे में दोस्तों यह कथन सही है, यह कार्बन आधारित नैनो स्ट्रक्चर है। ग्राफीन जो है दोस्तों ये कार्बन का अपरूप है, अर्थात कार्बन आधारित नैनो स्ट्रक्चर है। इसकी आणविक संरचना नैनो ट्यूब और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कार्बन की भांति होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था L.E. वाटरमैन ने। फाउंटेन पेन ध्यान रखिएगा, ये पूरा नाम दिया गया है। फाउंटेन पेन का खोज जो है वाटरमैन ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं, जहां XX का परिणाम क्या है? तो ये है दोस्तों लड़की।
मानव जाति में 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र जो है स्त्री और पुरुषों में समान अपने अपने जोड़ीदार के समजात होते हैं। इसको ऑटोसोम्स कहते हैं। पुरुषों में 23वीं जोड़ी जो है समजात नहीं होती है। माता पिता से जिस संतान को XX गुणसूत्र मिलते हैं वह संतान पुत्री, और XY मिलने पर मिलते हैं तो वह संतान पुत्र बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो इसमें से दोस्तों सभी विकल्प सही है, यानी कि युगलीना, अमीबा और पैरामीशियम सारे ही एक कोशिकीय जीव हैं। संघ प्रोटोजोआ के जंतु रचना में सरल और एक कोशिकीय होते हैं। यह जंतु सृष्टि के प्रथम जंतु माने जाते हैं। इन जंतुओं में प्रचलन की क्रिया कूट, पाद, कशाभों और रोमाभों के द्वारा होती है, जबकि श्वसन प्रक्रिया जो है विसरण द्वारा होती है। इस समुदाय यानी एक कोशिकीय के उदाहरण है दोस्तों युगलीना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम और अमीबा। तो इसी में से आ रहा है दोस्तों, ये सभी जो है प्रोटोजोआ में आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं को शरीर के सैनिक के रूप में जाना जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह हमें संक्रामक जितने भी रोग होते हैं और बाहरी रोगों से बचाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं दोस्तों, और यह वयस्क मनुष्य शरीर में इसकी संख्या जो होती है ये 6 से 8,000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? तो ये बढ़ती है दोस्तों अनुकंपी तंत्रिका से। अनुकंपी तंत्रिका जो है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम कहलाता है, जो कि ऑटोनोमस तंत्रिका का भाग है। इसके द्वारा हृदय की धड़कन की गति बढ़ती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों बिहार राज्य में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य बिहार के भागलपुर में स्थित है, जो गंगा डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है दोस्तों, और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा है? तो ये देश है दोस्तों एस्टोनिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये पुर्तगाल की ओर से खेलते हैं राष्ट्रीय फुटबॉल में, मतलब पुर्तगाल देश के खिलाड़ी हैं ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों भवानी देवी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोवा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्क्वैश विश्व कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो ये टाइटल जीता है दोस्तों मिस्र ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रॉ के प्रमुख के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है रवि सिन्हा को। तो मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन दोस्तों आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। आते हैं अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्नों पर। तो अंग्रेजी और हिंदी का प्रश्न, ये अंग्रेजी का प्रश्न है 81 नंबर का। इसमें कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी कि दोस्तों अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द बताना है। दिया गया है काउजिंग ए मूड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन। तो काउजिंग ए मूड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन के लिए जो है विकल्प ये हो जाएगा डिसमेल। डिसमेल का मतलब होता है दोस्तों
निराशाजनक। बाकी के ऑप्शन की बात करें तो अप्रीहेंसिव का अर्थ होता है भयभीत, डेवास्टेटेड का अर्थ होता है उजड़ा या नष्ट, और डेसोलेट का अर्थ होता है निर्जन या वीरान। तो ये जो काउजिंग ए मूड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, इसका जो सही अर्थ होगा ये होगा डिसमेल, जिसका अर्थ होता है निराशाजनक। 82 नंबर के प्रश्न में भी दोस्तों ये इस फ्रेज का जो है हमें अर्थ बताना है इन अ फिक्स का। तो इन अ फिक्स का अर्थ होगा दोस्तों इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इन अ फिक्स का मतलब होता है दोस्तों उलझन में होना, ठीक है। और इसका जो उपयुक्त व्याख्या कर रहा है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि परेशानी वाला जो समय होता है। तो यही होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कह रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो हमारा दिया गया वाक्य 4 भागों में विभाजित है और इसमें से जो व्याकरण संबंधी भूल वाला भाग है उसको छांट के बताना है कि वो कौन सा है। तो इसमें दिया गया है दोस्तों, हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू मोस्ट चिल्ड्रन इन इंडिया नो। तो इसमें जो गलत वाला हिस्सा है दोस्तों, इन इंडिया नो है। उपरोक्त वाक्य में नॉन के स्थान पर नो का प्रयोग होगा। यहाँ पर दोस्तों नोन लगा दिया गया है, आप देख पा रहे हैं नोन है। यहाँ पर नोन के जगह में नो का प्रयोग होगा, KNOW। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वाक्य में डू का प्रयोग से स्पष्ट है कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य होता है तब इसमें वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है, V1 का। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, उल्टा शब्द यानी कि एंटोनिम्स अर्थात विपरीतार्थक शब्द बताना है LI का। तो इसका विपरीतार्थक शब्द जो होगा दोस्तों, LA का मतलब मित्र होता है LI, और इसका विपरीतार्थक शब्द होना चाहिए शत्रु। तो इसका जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा एनिमी हो जाएगा दोस्तों। एनिमी का अर्थ होता है शत्रु। बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो फ्रेंड का अर्थ होता है मित्र, पार्टनर का अर्थ होता है हिस्सेदार, और एसोसिएट का अर्थ होता है साथी या सहभागी। अगले प्रश्न में भी दोस्तों विपरीतार्थक शब्द बताना है हमें ओवरलुक के लिए। तो ओवरलुक का अर्थ होता है दोस्तों अनदेखी करना, और इसके लिए जो हमारा विपरीतार्थक शब्द होगा ये हो जाएगा नोटिस, जिसका अर्थ होता है ध्यान देना। बाकी के ऑप्शन की बात करें दोस्तों, नेग्लेक्ट का अर्थ होता है उपेक्षा करना, इग्नोर का अर्थ होता है नजरअंदाज करना, और विजुअलाइज का अर्थ होता है कल्पना करना। तो इसका जो सही उल्टा शब्द होगा ये होगा नोटिस। अगले प्रश्न में दोस्तों इस इडियम का जो है हमें अर्थ बताना है ओपन एंडेड का। तो ओपन एंडेड जो होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है कोई निर्धारित सीमा न होना। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा दोस्तों, हैविंग नो प्लान्ड एंडिंग, ये हो जाएगा। इसका भी अर्थ वही होता है जो कि आपका इडियम का है। इडियम का अर्थ होता है कोई निर्धारित सीमा न होना। अगले प्रश्न में दोस्तों सिनोनिम्स बताना है क्रस्ट के लिए। तो सिनोनिम्स मतलब कि समानार्थी शब्द बताना है। तो समानार्थी शब्द क्रस्ट का अर्थ होता है दोस्तों पपड़ी या छाल। इसका जो है समान अर्थ देने वाला शब्द हो जाएगा शेल। तो शेल हमारा राइट आंसर है दोस्तों। शेल का आवरण और कोश होता है अर्थ। बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो रूट का मतलब होता है जड़, कोर का मतलब होता है गुदा, और कर्नेल का अर्थ होता है दोस्तों गुठली। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी उपयुक्त शब्द को चुनना है खाली स्थान को भरने के लिए। तो दिया गया है जाइंट पांडास आर ब्लैक एंड व्हाइट, चाइनीज बियर्स आर ऑन द डैश ऑफ एग्जीक्यूशन। तो उस खाली स्थान में दोस्तों वर्ज को आना पड़ेगा। वर्ज का जो अर्थ होता है कगार हद होता है, इसका प्रयोग करेंगे तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा जाइंट पांडास आर ब्लैक एंड व्हाइट, चाइनीज बियर्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एग्जीक्यूशन।
ठीक है दोस्तों। बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो लाइन का अर्थ होता है पंक्ति, मार्जिन का अर्थ होता है हाशिया या किनारा, और पिक का अर्थ होता है शिखर, जबकि वर्ज का अर्थ होता है कागार और हद। ठीक है। अगले प्रश्न में दोस्तों, जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, उसको चुनना है हमें। तो इसमें से जो है हमारा दोस्तों याच जो है ये गलत है। तो याक मने नौका होता है दोस्तों। तो याक के लिए हमें बताना है कि सही शब्द क्या होगा। तो इसका शुद्ध वर्तनी होता है YACHT, शुद्ध वर्तनी ये होगा। इसका अर्थ होता है नौका। बाकी की बात करें बैच की, तो बैच का अर्थ होता है दोस्तों दल या जत्था, कैच का अर्थ होता है पकड़ना, और स्नैच का अर्थ होता है छीनना। अगले प्रश्न में भी दोस्तों हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, यानी कि गलत वर्तनी वाला शब्द। तो इसका जो गलत वर्तनी वाला शब्द है राइटिंग है दोस्तों। तो राइटिंग का शुद्ध जो होता है ये होता है WRITING। अब आ गया दोस्तों हिंदी का प्रश्न। यथार्थ का विलोम बताना है। यथार्थ का विलोम शब्द कौन सा है? तो ये है दोस्तों आदर्श। अगला प्रश्न है पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो पांडव शब्द में दोस्तों तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है यदि अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि क्या कहलाती है? तो ऐसी स्वर संधि दोस्तों कहलाई गुण संधि, गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि के अंतर्गत जैसे आता है देव है और इसमें हम मिला देते हैं इंद्र, तो ये बन जाता है देवेंद्र। देव जोड़ इस ठीक इसी तरह देवेश हो जाता है दोस्तों। तो इसमें आप देख पा रहे हैं अ आया और यहाँ पर ई आया, ये दोनों मिलकर ए बन गया देवेंद्र। तो इस तरह के संधि को गुण संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? तो जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कृति का अर्थ रचना होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कृति का अर्थ क्या होता है? तो इस कृति का अर्थ हो जाता है दोस्तों रचनाकार। अगले प्रश्न में अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। तो इसका सही युग्म होगा दोस्तों ह्रस्व ई वाला जो होता है इसका अर्थ होता है भौरा, और अली का अर्थ होता है सखी। तो ये जो है ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों चंचरिक शब्द का क्या अर्थ है? तो चंचरिक शब्द का अर्थ होता है भौरा। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो अनेकार्थक शब्द जो है दोस्तों इसमें से अर्थ है, अर्थ का मतलब बहुत सारा निकलता है, अनेकार्थक शब्द बोलते हैं। इसका अर्थ होगा धन, मतलब, अभिप्राय और इंद्रियक विषयक, ये सब जो है इसका अर्थ निकलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों विप्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तो विप्र शब्द के लिए जो समानार्थी शब्द होगा वो होगा ब्राह्मण। विप्र का समानार्थी शब्द होता है दोस्तों ब्राह्मण, भूदेव, पुरोहित, महिषुर, द्विज, ये सब जो है ब्राह्मण का पर्यायवाची है या विप्र का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसको चुनना है। तो इसमें जलाधीप जो है दोस्तों ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, जबकि जलधि, जलधाम और जलनिधि ये समुद्र का पर्यायवाची है। तो ये थी दोस्तों अभी वाली क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और अपने ग्रुप में, एजुकेशनल ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो तब तक, जब तक मैं अगले क्लास में आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।